न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में पिता की जान बचाने वाले बहादुर बच्चे भी हैं। आंध्र प्रदेश में स्कूली छात्रों के लिए गुड न्यूज आई है। दरअसल अब वहां हर शनिवार को पहली से 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूलों में नो बैग डे होगा। राज्य की शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने अगले सत्र से इस फैसले को लागू करने का ऐलान किया है। इस पहल का मकसद छात्रों का शैक्षणिक बोझ कम करना और उन्हें पढ़ाई के अलावा दूसरी गतिविधियों के जरिए भी नई चीजें सिखाना है। इस दिन छात्रों को किताबों के बजाय क्विज, स्पोर्ट्स, सेमिनार, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, ड्राइंग, मॉक पार्लियामेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों की रचनात्मकता, टीम वर्क और सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग के बाद 2 छात्राओं ने कूदकर अपनी जान बचाई। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। कहा जा रहा है कि एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से ये आग लगी थी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 2 जाबाज बच्चों ने अपनी जान पर खेलकर अपने पिता की जान बचा ली। दरअसल धमतरी के आमा तालाब के निवासी संतोष देवांगन सुबह अपने बेटे और भतीजे के साथ नहाने के लिए महानदी रुद्री गए थे। इसी दौरान तैरते समय संतोष गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। ऐसे में बच्चों ने उन्हें डूबते देख नदी में छलांग लगा दी और जैसे तैसे डूब रहे पिता को बाहर निकाला। हालांकि तब तक संतोष बेहोश हो चुके थे। फिर बच्चों ने सीने पर पंप कर संतोष के अंदर से पानी को बाहर निकाला और आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया। इसके बाद 108 वाहन के जरिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के झांसी में एक युवक का बाइक पर जानलेवा स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये युवक पैरों से हैंडल पकड़कर बाइक चलाता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, इस दौरान युवक ने हेलमेट भी नहीं लगाया था। कहा जा रहा है कि यूपी नंबर की ये बाइक मुरादाबाद की है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 2 भालुओं का बाघिन से डरकर भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये मामला रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 1 के मुख्य ट्रैक पर देखने को मिला, जहां बाघिन नूर रास्ते पर ही तसल्ली से बैठी थी। उसी वक्त 2 भालू अचानक से सामने आ गए। दोनों ने दूर से ही बाघिन को चुनौती देने की थोड़ी कोशिश भी की, लेकिन बाघिन टस से मस नहीं हुई और आक्रामक मूड में घात लगाकर रास्ते पर ही बैठी रही। इसके बाद बाघिन का आक्रामक मूड भांपते हुए दोनों भालुओं ने जान की खैर मनाना ही मुनासिब समझा और तुरंत उल्टे पैर भालुओं ने दौड़ लगा दी। ये वाकया कुछ पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर डमी एडमिशन के खिलाफ सीबीएसई के एक्शन से जुड़ी हुई है। सीबीएसई बोर्ड ने डमी एडमिशन के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बोर्ड का कहना है कि डमी एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सीबीएसई ने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट निरीक्षण के दौरान स्कूल में गैर हाजिर पाया जाता है तो उसे बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा है कि इस तरह से दाखिला लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की होगी। ऐसे में जरूरी है कि स्कूलों में चल रहे डमी एडमिशन के गोरख धंधे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ कड़े फैसले लेने की तैयारी कर ली है। सीबीएसई ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि अब वो छात्र जो डमी स्कूलों में एडमिशन लेते हैं वो अब संभल जाएं, क्योंकि अगर जांच में पता चला कि उन्होंने डमी स्कूलों में एडमिशन लिया है तो उन्हें बोर्ड एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। दरअसल अब 75% से कम हाजिरी वाले छात्र ये परीक्षा नहीं दे सकेंगे। हालांकि सिर्फ मेडिकल समेत कुछ मामलों में छूट मिलेगी। दरअसल
सीबीएसई ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली, वाराणसी, गुजरात और छत्तीसगढ़ सहित तमाम राज्यों के 29 स्कूलों में छापेमारी की थी, ये चेक करने के लिए कि स्कूल में कितने डमी स्टूडेंट्स हैं। दरअसल सीबीएसई नहीं चाहती कि बच्चों पर उम्र से पहले कोई कंपटीशन एग्जाम का अनावश्यक दबाव पड़े। कोटा में लगातार हो रहे बच्चों के सुसाइड केसेस सीबीआई की चिंता की तरफ इशारा करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी और स्टेट के होते हैं, लेकिन कोटा या आरक्षण के चक्कर में उस स्टेट में एडमिशन करवा लेते हैं जहां पर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कॉलेज में स्टेट का कोटा होता है। मसलन अगर आप दिल्ली में किसी इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको दिल्ली स्टेट का होने के नाते कुछ कोटा मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल्ली के नहीं हैं, दूसरे स्टेट के हैं, लेकिन इसी आरक्षण के चक्कर में वो दिल्ली में डमी एडमिशन करवा लेते हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि रेगुलर स्कूलों में ना पढ़ने वाले छात्रों को 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे छात्रों को सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम की जगह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS की परीक्षा देनी होगी। सीबीएसई के एक अधिकारी के मुताबिक ऐसे डमी स्कूलों में दाखिला लेने की जिम्मेदारी छात्रों और उनके माता पिता की होगी। सीबीएसई अपनी एग्जाम गाइडलाइंस में संशोधन करने पर भी विचार कर रहा है ताकि ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सके। अगर ये डमी स्कूल की अगर बंद हो तो फिर इससे गरीब से गरीब बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके। स्कूल में अगर अच्छा ही पढ़ाने लग गए तो फिर इधर बच्चों को लाखों खर्च नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, लोगों की कोटा में पैसे कम खर्च होंगे, मिडिल क्लास बच्चे लोग भी अच्छे से क्रैक कर पाएगा बिना कोचिंग के स्कूल के साथ ही। तो फिर ये काफ़ी अच्छा निर्णय भी हुआ है। मेरे हिसाब से तो ये मेरा पर्सनल कॉल है कि मेरे को तो ये चीज़ सही लगती है, क्योंकि बच्चे को देखो यहाँ पे 11th-12th में ही भेज देते हैं, उनका स्कूल लाइफ तो पूरा ही ख़त्म हो जाता है। इवन कि सिर्फ पढ़ने का मतलब ये नहीं है ना कि हम किताबों में ही पढ़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ पे हम माहौल देखते हैं, हमारे अंदर मैनर्स आते हैं कि हमें चीज़ों को कैसे डील करना है थोड़ा, तो स्कूल लाइफ तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। प्रोज ये है कि बच्चे को स्कूल लाइफ मिलेगी, स्कूल में जाएगा, एक करिकुलम डेवलप होगा, और कॉन्स उनके लिए है जो कि बेसिकली एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं। फिर उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा कि स्कूल भी जानी है, फिर अगर नीट की तैयारी कर रहा है तो नीट की भी कोचिंग करनी है, आईटी की कर रहा है तो आईटी की कोचिंग करनी है, स्कूल भी संभालना है। तो वो डिपेंड करता है बच्चों पे। सीबीएसई ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल से गायब पाया जाता है या बोर्ड के अधिकारियों के औचक निरीक्षण के दौरान एब्सेंट रहता है तो ऐसे स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही डमी कल्चर को बढ़ावा देने वाला या गैर हाजिर छात्रों को बढ़ावा देने वाले स्कूलों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मुद्दा बोर्ड की हाल ही में हुई एक बैठक में भी उठाया गया था, जहां ये सिफारिश की गई थी कि इस फैसले को एकेडमिक सेशन 2025-26 से लागू किया जाए। हालांकि राजस्थान के कोटा में चल रहे डमी स्कूलों की संख्या का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन शहर के तमाम कोचिंग सेंटर्स में तकरीबन 1.5 लाख छात्रों में से ज्यादातर को डमी स्कूल में दाखिला मिला है। पिछले साल 6 नवंबर को सीबीएसई ने कोटा में कम से कम 3 स्कूलों की पहचान डमी स्कूल के रूप में की थी और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। यही नहीं, डमी स्कूल छात्रों के मनोविज्ञान पर नकारात्मक असर डालते हैं और उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि सिस्टम को चकमा देकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं। लिहाजा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास के लिए उनका स्कूल जाना बेहद जरूरी है। बच्चे को प्रेशराइज एक पॉजिटिव वे में करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे 2 चीज़ों की एक साथ प्रिपरेशन करने को कह दी जाए, इधर 12th बोर्ड और साथ में नीट या जेई की, तो ऑफ कोर्स बच्चे के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो उसको अपने पेस के साथ चलने दें, आराम से 12th करने दें और नेक्स्ट ईयर उसे अपनी नीट की प्रिपरेशन करने दें। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नेचुरल डेवलपमेंट होगा बच्चे का, और बच्चे के लिए और फैमिली के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। रेगुलर स्कूलिंग कितनी ज़रूरी है मैम? रेगुलर स्कूलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा बहुत कुछ सीखता है, शेयरिंग, अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना। वहाँ एक एरिया में वो बंद जाता है, केवल पढ़ाई कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस नहीं कर सकता और उसकी कंडीशंस आप देख ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बात है कि एक इनिशिएटिव लिया गया है बोर्ड की तरफ से और मैं बिल्कुल फेवर करती हूँ इस चीज़ का। सीबीएसई के नियमों के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्रों की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
बोर्ड इस बात पर विचार कर रहा है कि जिन छात्रों की उपस्थिति 75% नहीं पूरी होगी, उन्हें एग्जाम में बैठने से रोक दिया जाएगा और ऐसे छात्रों को परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले स्कूल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने भी ये स्पष्ट किया है कि डमी प्रवेश की प्रथा को रोकने के लिए स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। स्कूलों को भी निर्देश दिया गया है कि वो छात्रों की उपस्थिति के नियमों का सख्ती से पालन करें। देखिए, निर्णय जो लिया गया है बच्चों के फेवर में ही लिया गया है और अच्छी बात है, क्योंकि जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चों का वो स्कूल में ही होता है। हर चीज़ स्कूल में सिखाई जाती है। इवन जो अपार्ट एकेडमिक्स के भी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चलती हैं, वो स्कूल में जितना अच्छे से बच्चा परफॉर्म कर सकता है, अपनी स्किल्स डेवलप कर सकता है, वो डमी में कैसे पॉसिबल है। दो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एवरी टाइम दे आर इनटू इट देयर स्टडीज़ ओनली, तो उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है समवेयर एक ही पार्ट उसका डेवलप हो रहा है स्टडीज़ को लेकर के। तो ऑफ कोर्स स्कूल की उतनी ही अहमियत है बच्चे की लाइफ में, और ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि बच्चा 100% स्कूल आए। तो डमी सिस्टम के तो मैं भी खिलाफ हूँ, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर अ चाइल्ड डेवलपमेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई ने दिसंबर 2024 में दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 29 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कई स्कूलों में छात्र अनुपस्थित पाए गए, जो डमी एडमिशन की ओर इशारा करता है। इन निष्कर्षों के आधार पर बोर्ड ने 18 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 21 स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी। ऐसे में सवाल ये है कि डमी स्कूल क्या है, जिनमें एडमिशन लेने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। डमी स्कूल वो संस्थान होते हैं जिनमें इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं इन स्कूलों में एडमिशन लेते हैं। इस तरह के दाखिले के तहत उन्हें रेगुलर रूप से स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि केवल बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेते हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स पर अटेंडेंस को लेकर कोई भी सख्ती नहीं होती, क्योंकि वो जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दूसरे राज्यों में कोचिंग करते हैं और अपने होम टाउन में डमी एडमिशन ले लेते हैं, जिससे 12वीं की क्लासेस अटेंड करने के लिए नियमित तौर पर स्कूल नहीं जाना पड़े। हालांकि इससे क्लासरूम में होने वाली पढ़ाई का उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। डमी एडमिशन की समस्या देश में एक गंभीर मुद्दा बन गई है, जहां छात्र स्कूलों में न जाकर सीधे कोचिंग सेंटर्स में जाने लगते हैं। सीबीएसई ने इस पर नकेल लगाने की तैयारी कर ली है, जिससे एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी में सुधार हो सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी में ये बोला कि आप इन सब स्कूल्स के अगेंस्ट एक्शन लीजिए जो ये डमी स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं और अटेंडेंस दे रहे हैं। ये तो इसका लीगल पहलू हो गया। अब आप ये देखिए कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वो जा रहा है, उसका पहला लाइफ का लेसन क्या है कि करप्शन इज लीगल। तो जो उसका नैतिकता का पतन हो रहा है और जो हमारी एक सोसाइटी की जड़ है उसको हिलाने की इसमें कैपेसिटी है, कि आपका पहला लेसन यही है कि यदि आप पैसे देते हैं तो आप स्कूल आपको नहीं जाना है। ये लेसन जो एक स्टूडेंट को मिल रहा है, ये सबसे बड़ा हमारा फेलियर है। स्कूल्स तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं कि वो एजुकेशन नहीं दे सकते, तो वो अटेंडेंस सेल कर रहे हैं। डमी एडमिशन से लचर एजुकेशन सिस्टम की तो पोल खुल ही रही है, साथ ही लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि डमी स्कूलों में चल रहे गोरख धंधे को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केंद्र सरकार ने जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस चंद्रधारी सिंह के तबादले की सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी। हाल ही में कोलेजियम ने इनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की सिफारिश की थी। हालांकि प्रयागराज में हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन तभी से यशवंत वर्मा के ट्रांसफर का विरोध कर रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले से जुड़ी एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। इसी याचिका में न्यायपालिका के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को प्रभावी और सार्थक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, पर अदालत ने साफ किया है कि ये याचिका अभी प्री मैच्योर है,
क्योंकि सीजीआई ने इन हाउस इंक्वायरी शुरू की है। उसकी रिपोर्ट आ जाए, इसके बाद जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी। उनके खिलाफ मुंबई में मामला दर्ज है। कुणाल पर कॉमेडी के जरिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के अपमान का आरोप है। ऐसे में उन्हें पुलिस 2 समन भी भेज चुकी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ जामनगर में एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने उत्तेजक गाने के साथ एक एडिटेड वीडियो पोस्ट किया। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी री एग्जाम की मांग को खारिज कर दिया है। इससे पहले कई अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह को बड़ा झटका लगा। दरअसल एक महिला के यौन उत्पीड़न करने के मामले में मोहाली कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने बजिंदर को दोषी करार दिया है। अब इस मामले में 1 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। और खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। रमजान के पाक महीने में ईद से पहले जुमे की नमाज में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तमाम जगहों पर बाह पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। इसका मकसद वक्फ बिल को लेकर अपना विरोध जताना था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस अपील का असर पूरे देश में देखने को मिला। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोगों का ही कब्जा है और इसका जमकर दुरुपयोग भी हो रहा है। ईद से पहले अलविदा जुमे की नमाज में आज तमाम जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और इसके जरिए वक्फ बिल को लेकर अपना विरोध भी जताया। दरअसल वक्फ बिल का विरोध कर रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से अपील की थी कि वो काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े, जिसका असर देश भर में भी दिखा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक मेंबर मोहम्मद सुलेमान। मैं देख रहा हूं कि आप लोग आज जो है सांकेतिक रूप से विरोध कर रहे हैं। ऐलान भी हुआ था आपके बोर्ड द्वारा कि जो वक्फ बोर्ड बिल है उसका आप लोग जो है विरोध करेंगे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके हाथों में पट्टी भी बनी हुई है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, विरोध का जो तरीका होता है, शांतिपूर्ण विरोध का जो तरीका होता है, पर्सनल बोर्ड ने वही अपील की कि लोग जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधकर जाएं मस्जिदों में। सरकार को पता चले कि ये काला कानून जो औकाफ प्रॉपर्टी को लेने के लिए संशोधन ला रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है। पूरे भारत के करोड़ों लोगों ने, 5 करोड़ लोगों ने ईमेल भेजकर कह दिया कि गलत है, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ईद के बाद ये बिल संसद में ला सकती है, लेकिन विपक्ष ने एक सुर में वक्फ बिल का विरोध शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम संगठन और विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। इनका मकसद एक ही है, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को छीन लो, खानखाहों को छीन लो, कब्रस्तानों को छीन लो, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लो, वक्फ बोर्ड में इलेक्शन खत्म करके गैर मुस्लिम को और इनके दुमछल्लों को अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो। ये इनका असली मकसद है। वहीं बीजेपी का दावा है कि सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोगों का ही कब्जा है। वक्फ के नाम पर कम्युनल ब्लैकमेलिंग के धंधे से होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि पूरे वक्फ के सिस्टम को या वक्फ के एक्ट को उन्होंने जो है वो आसमानी किताब बना दिया है।
और कह दिया टच मी नॉट, छुई मुई है, अगर छुएगे तो जल जाओगे। और संसद का ये कानून है, संसद का ये एक्ट है, और संसद से ही उसका सुधार होगा। आज जो है नरेंद्र मोदी जी है, जो निर्णय देश हित में है, समाज के हित में है, संविधान के हित में है, उससे न वो पीछे हटने वाले हैं, न उसमें कोई तरह का परिवर्तन होगा। लगातार जो एक व्यवस्था इस देश में चलती आ रही है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, उससे कई लोगों का मन आहत होता है। और जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए अगर ये बिल एक सही इंटेंशन से लाया जाता तो पहले कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता, उनके सजेशंस लिए जाते, लेकिन ऊपर से थोपी जा रही है एक चीज जिसमें आपके सारे अधिकार छीन कर एक डीएम को दिया जा रहा है। तो ये बहुत अनुचित है कि ये देश का मुसलमान उनकी तरफ देख रहा है कि वो एक सही कदम उठाएं, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा उन्हें याद रखेगी अगर वो सही के साथ होंगे। वक्फ बिल पर मचे बवाल के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया है, तो विपक्ष कह रहा है कि वो इस बिल का विरोध करेगा। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है, उससे विवाद हो रहे हैं। देखिए, सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग लोग करते थे। हम लोग खुद पहले से जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसके मुखालफत में हैं और सदन से, सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज़ के लिए अगर हम किसी के खिलाफ हैं तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इनकी उस मांग के उसमें समर्थन में हूँ। वक्फ बिल पर विपक्ष एनडीए सरकार में शामिल जेडीयू और टीडीपी दोनों ही पार्टियों को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी की बड़ी चिंता ये है कि वो विपक्ष को तो संभाल लेगी, लेकिन एनडीए के साथियों को कैसे काउंटर करेगी। अब विपक्ष टीडीपी और जेडीयू पर दबाव बना रहा है कि वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ देने पर मुसलमान कभी दोनों दलों को माफ नहीं करेंगे। इससे पहले मुस्लिम संगठन नीतीश और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का विरोध कर चुके हैं। इधर आरएलडी भी सड़क पर नमाज की संख्या को लेकर बीजेपी से अलग रुख दिखा चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी की मुश्किल चंद्रबाबू नायडू और उनके सांसद लावू श्री कृष्ण देवरायलू ने बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। सवाल ये है कि क्या वक्फ बिल से एनडीए के बीच दरार पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली। सेंसेक्स 192 अंक गिरकर 77,415 पर लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 73 अंक नीचे 23,519 पर खिसक गया। कारोबार के दौरान आईटी और मेटल समेत कई सेक्टर्स के शेयर में गिरावट देखने को मिली। सोना और चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। 10 ग्राम सोना 747 रुपए बढ़कर 89,164 रुपए पर बंद हुआ, जबकि चांदी की कीमत 1,117 रुपए बढ़कर प्रति किलो 1,0892 रुपए हो गई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर को अच्छी खबर दी है। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब डीए 53% से बढ़कर 55% हो गया। इस ऐलान का फायदा 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर को मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब ग्राहकों पर रेस्टोरेंट के फूड बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के आदेश को बरकरार रखा। साथ ही इस आदेश को चुनौती देने वाली रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अमेज़न के प्रमुख जेफ बेजोस अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन सैंचेज से शादी करेंगे। कहा जा रहा है कि ये शादी समारोह इटली के वेनिस में 26 से 29 जून के बीच होगा। इसको लेकर मेहमानों की लिस्ट तैयार की जा रही है। कार्तिक आर्यन की फिल्म की रिलीज डेट घोषित। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलें फिल्मी मोड पर। सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 को लेकर आखिरकार बड़ा ऐलान हो गया है। ये फिल्म अगले साल फ्लोर पर आएगी। खास बात यह है कि इस बार ऋतिक रोशन फिल्म में न केवल लीड रोल में नजर आएंगे, बल्कि वो इस बार निर्देशक की कुर्सी भी संभालेंगे। इस बात की पुष्टि खुद उनके पिता राकेश रोशन ने की है। राकेश रोशन और आदित्य चोपड़ा इस मेगा बजट फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। इससे पहले क्रिश 3 साल 2013 में आई थी। अभिनेता सैफ अली खान और जयदीप अहलावत की ज्वेल थीफ द हिस्ट बीचिंग रिलीज के लिए तैयार है। टीजर के बाद मेकर्स ने इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। ये फिल्म 25 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म के पोस्टर में जयदीप अहलावत, निकिता दत्ता और कुणाल कपूर को भी देखा जा सकता है। गौर से देखिए इस आदमी को। एक्टर कार्तिक आर्यन जल्द ही बड़े पर्दे पर इश्क फरमाते हुए नजर आएंगे। उनकी नई फिल्म तू मेरी मैं तेरा बड़े पर्दे पर दस्तक देने की तैयारी में है। ये फिल्म अगले साल वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा हटते ही कार्तिक आर्यन ने श्रीलीला के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है। इसलिए मैं जी जान लगा दूंगा कि कोई भी उसे मुझसे कभी जुदा न कर पाए। ऐसा माना जा रहा है कि श्रीलीला ही फिल्म में लीड एक्ट्रेस होंगी। मुझसे बिछड़ने का फोमो मैं उसे होने नहीं दूंगा। हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। यहाँ ऐसे वीडियो हैं कुछ जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे भी। इन दिनों एक शख्स और गोरिल्ले का प्यार भरा वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है, जिसमें एक आदमी प्यासे गोरिल्ले को अपने हाथों से पानी पिलाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स गोरिल्ले के साथ कहीं तालाब किनारे बैठा हुआ होता है। तब गोरिल्ले को प्यास लगती है तो शख्स अपने हाथों को तालाब में डुबाकर पानी निकालता है और अपनी हथेलियों में भरे पानी को गोरिल्ले के मुंह के आगे रखता है। पानी देखकर गोरिल्ला अपनी प्यास कंट्रोल नहीं कर पाता और आगे झुककर आदमी की हथेलियों को पकड़कर पानी पीने लगता है। शख्स का स्नेह देखकर गोरिल्ले का दिल पसीज जाता है और वो पानी पीने के बाद आदमी के करीब जाकर धीरे से उसे चूमता हुआ दिखाई देता है। शायद गोरिल्ला अपने अंदाज में शख्स को शुक्रिया कह रहा होगा। कुछ अच्छा कुछ अनूठा दिख जाए तो मन तो करता ही है कि कैमरे में कैद कर लो। चाहा तो इन्होंने भी यही था, लेकिन इनके साथ थोड़ी गड़बड़ी हो गई। भैंस को उनका इस तरह बिना इजाजत के फोटो खींचना पसंद नहीं आया। देखिए कैसे गुस्से में एक टक इस लड़के को घूरे जा रही है। बेचारे ने डर के मारे कैमरा हटा लिया, लेकिन सबसे दिलचस्प तो ये था कि जैसे ही लड़के ने सॉरी बोला, उसने फौरन उसे माफ भी कर दिया और दोबारा घास खाने में जुट गई। ये दिलचस्प वीडियो देखकर यूजर्स अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। अपनी जान किसको प्यारी नहीं है, लेकिन मौका आने पर अक्ल भी साथ दे ये जरूरी नहीं है। लेकिन इस मुर्गे का दिमाग खूब चलता है। देखिए कैसे डंडा देखते ही पहले से ही मरने का नाटक कर लिया। अब लो, मरे हुए को भला क्या ही मारोगे आप। कुत्ते को इस शख्स के साथ स्केटिंग करते देखकर अगर आप हैरान हो रहे हो तो थोड़ा ठहरिए, अभी तो इसका असली हुनर देखना बाकी है। ये देखिए कैसे हवा में घूम गया, और सिर्फ घूम ही नहीं गया, लैंडिंग भी बहुत अच्छे से कर लिया इन्होंने और बड़े आराम से हो लिया इस शख्स के साथ। इनका ये अंदाज देखकर लोग हैरान हो रहे हैं।
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चीनी बच्चे का वीडियो खूब धमाल मचा रहा है। दरअसल बच्चे ने अपनी साइकिल से बाइक की माफिक ब्रूम ब्रूम की आवाज निकालने के लिए गजब का देसी जुगाड़ भिड़ाया है। वीडियो देखकर नेटिजन्स हैरान है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चीनी बच्चा फुल स्वैग में सड़क पर अपनी साइकिल दौड़ा रहा है और वहां मौजूद दूसरे बच्चे हैरान होकर उसे देख रहे हैं। बच्चे ने अपनी साइकिल के पहिए में कुछ ऐसा जुगाड़ भिड़ाया जिससे वो स्पोर्ट बाइक जैसी आवाज निकल रही है। वीडियो देखने पर लगेगा मानो बच्चा अपनी साइकिल को एक्सेलरेट कर रहा है और उसमें से व्रुम व्रुम की आवाज आ रही है। आप देखेंगे कि साइकिल के अगले पहिए में एक कैन फंसा हुआ है जिसे डोरी के माध्यम से हैंडल की दाईं ओर एक पाइप से बांधा गया है। बच्चा जैसे ही पाइप को एक्सेलरेट की तरह घुमाता है, कैन अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी अयोध्या के रामलला मंदिर की, जहां रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रामनवमी से पहले मंदिर प्रशासन ने दर्शन के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अयोध्या के राम मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। मंदिर में दर्शन की व्यवस्था संभालने के लिए नया पास सिस्टम लागू किया जा रहा है। सिस्टम के तहत रोजाना 800 श्रद्धालु ही मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। पास सिस्टम के जरिए हर घंटे केवल 50 श्रद्धालु ही मंदिर में राम दरबार के दर्शन करेंगे। पहली मंजिल पर जगह कम होने की वजह से ये कदम उठाया जा रहा है ताकि लोग आराम से और शांतिपूर्वक दर्शन कर सकें, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर रोजाना हजारों श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था पहले की तरह चलती रहेगी। राम मंदिर निर्माण समिति ने निर्णय लिया है कि मई के पहले 15 दिनों में शुभ मुहूर्त के अनुसार राम दरबार की स्थापना की जाएगी। ये भव्य दरबार मंदिर के पहले तल पर होगा, जहां भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इस ऐतिहासिक अवसर को और भी दिव्य और भव्य बनाने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे। मंदिर परिसर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय रामकथा म्यूजियम में 20 नई गैलरी के निर्माण का कार्य भी हो रहा है। इन गैलरी में भगवान श्री राम के जीवन और रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंगों को चित्रों और डिजिटल माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा। मंदिर समिति से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2025 तक राम मंदिर का सभी मुख्य निर्माण पूरा हो जाएगा और केवल ऑडिटोरियम का निर्माण बाद में होगा। इस बीच राम मंदिर के 4 मुख्य द्वारों का निर्माण लगातार जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। राम दरबार के दर्शन की व्यवस्था को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। पहली बार आया हूँ और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप मथुरा से आए हैं और अयोध्या आए हैं? बिल्कुल अयोध्या आए हैं। तो क्या ऐसे मथुरा भी बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए, कुछ तो विकास होना चाहिए। मथुरा में भी ऐसा ही होना चाहिए, जब जो है विकास मालूम पड़ेगा कुछ हुआ है। अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ विशेष सुविधा दी जा रही है। अभी रामनवमी को लेकर 800 लोगों को एक साथ दर्शन कराया जाएगा, 50 लोगों को एक बार में दर्शन कराया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सुविधाओं से आपको कैसा लगेगा कि राम जन्मभूमि में ऐसे सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पे, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जब ही आनंद आता है यहाँ पे। रामनवमी तो युगों युगों से मनाई जा रही है, लेकिन चूंकि यह तब और ज्यादा खास है जब प्रभु श्री राम लल्ला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। और बिल्कुल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से 50 लोगों का एक जो है टोली प्रभु श्री राम लल्ला का विशेष दर्शन करेगी। और मैं मानता हूं कि ये उन लोगों का सौभाग्य होगा जो अपने प्रभु श्री राम लल्ला के अद्भुत छटा को, जो वेद पुराण जिनके स्वरूप का वर्णन करते नहीं थकते, तो मैं मानता हूं कि इसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भी साधुवाद एवं धन्यवाद देना चाहिए। रामनवमी के दिन जो है जब 12 बजेगा भगवान श्री राम लल्ला का जन्म होगा, जितने लोग अंदर रहेंगे उस प्रांगण में वो सारे लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद लगातार ये दर्शन का क्रम जो है वो देर रात तक चलता रहेगा। कहीं ना कहीं 50 लोगों को एक साथ आप दर्शन कराएंगे और 800 लोगों को लगभग दर्शन होंगे। देखिए, जो जाने का वो है माध्यम, जो संख्या निर्धारित की जाएगी, अभी ट्रस्ट निर्णय लेगा कि कितने लोगों को हम अंदर प्रवेश दे सकते हैं जिनको असुविधा न हो, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद जो है उस निर्णय का पालन कराया जाएगा। देखिए, रामनवमी को लेकर यहाँ पे सजावट भी शुरू हो गई है। लगातार यहाँ पे आपको देखेंगे कि ये लगा दिए गए हैं और फूलों से पूरा सजाया जाएगा। ये राम मंदिर का मुख्य द्वार पूरा फूलों से सजा नजर आएगा। और बता रहे हैं कि लगातार भक्तों के लिए कोई असुविधा ना हो, उसको देखते हुए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एक सुविधा
बढ़िया कर रखी है। कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। दक्षिण कोरिया में अवैध क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बंद। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। गुजरात में मोरबी की पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये शख्स सरकारी और बड़ी कंपनियों से मिली जुली वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस के मुताबिक इसने हाल ही में एक नामी कंपनी की फ्रेंचाइजी के नाम पर मोरबी के युवक के करीब 28 लाख रुपए की ठगी की थी। ये आरोपी मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है और पुलिस ने इसे छत्तीसगढ़ के भिलाई से गिरफ्तार किया। दक्षिण कोरिया में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कई अवैध एक्सचेंज बंद कर दी गई। वहां गूगल प्ले ने सरकार के एक आदेश का पालन करते हुए ये कार्रवाई की। इसमें KuCoin समेत 17 विदेशी क्रिप्टो करेंसी शामिल हैं। दक्षिण कोरिया में क्रिप्टो बिजनेस में कानूनी जांच हो रही है ताकि लोग ठगे न जा सके और वो सिर्फ वैध एक्सचेंज से ही जुड़े। PIB की फैक्ट चेक टीम ने सोशल मीडिया पर एक फर्जी वेबसाइट को लेकर वायरल पोस्ट पर जानकारी दी। उसने बताया कि iitpatna.com नाम की वेबसाइट फर्जी है। इस वेबसाइट में कहा जा रहा है कि 6 महीने का AI से जुड़ा कोर्स चलाया जा रहा है, लेकिन PIB ने साफ किया है कि ये वेबसाइट फर्जी है और इस फर्जी वेबसाइट पर विश्वास न करें। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उन्हें जो पसंद होता है वो है, और जो काम उन्हें अच्छा लगता है उसमें वो सब कुछ भूलकर पूरी लगन से, पूरे मन से लग जाते हैं। बच्चों की इसी फितरत की खास झलक गुजरात के सूरत की मासूम बच्ची इनाया शाह में दिखी है। स्कूल में प्रार्थना गाती इनाया का वीडियो वायरल है और हर कोई प्रार्थना में उसकी लगन को देखकर दंग है। स्कूल में प्रार्थना गाने में मगन इस नन्ही सी बच्ची का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। वैसे तो स्कूल में तमाम बच्चे प्रार्थना में शामिल होते हैं, लेकिन इस बच्ची का तो अंदाज ही निराला है। आप देख सकते हैं ये मासूम बच्ची कितने मन से आंखें मूंदकर झूमते हुए प्रार्थना गाने में लगी हुई है। इस बच्ची की प्रार्थना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना पसंद किया जा रहा है कि अभी तक एक्स के एक अकाउंट पर इसे 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इसका ये वीडियो कुछ दिनों पहले स्कूल में प्रेयर के दौरान बनाया गया था, जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो देश दुनिया में चर्चा होने लगी। हम लोगों ने तो रैंडम एक वीडियो लिया था जिसमें ये बहुत क्यूटली प्रेयर कर रही थी, तो हमने बोला पोस्ट करते हैं। इतना आइडिया नहीं था कि ये इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा, इसलिए वीडियो भी हमने ऐसे ही विदाउट एडिटिंग रॉ ही डाल दिया था। इनाया शाह नाम की ये बच्ची सूरत के इस स्कूल में KG क्लास में पढ़ती है। आमतौर पर इनाया की उम्र के नन्हे बच्चे स्कूल जाने से कतराते भी हैं, लेकिन ये बच्ची तो स्कूल के माहौल में इस कदर रमी हुई है कि क्लास में भी कभी किताबों में मशगूल नजर आती है तो कभी खिलौनों के साथ खेल कूद में जुटी दिखती है। वहीं स्कूल में होने वाली प्रार्थना की लय और ताल से इसका ऐसा जुड़ाव है कि कैमरे पर भी ये उसी अंदाज में पेश कर रही है जैसे कि वायरल वीडियो में देखा गया है। हम चले क्लास से कोई फूल होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता। प्रार्थना का ये वीडियो वायरल हुआ है तो प्ले स्कूल की ये बच्ची अचानक देश दुनिया में मशहूर हो गई है। इसके परिजनों के लिए भी ये बेहद खुशी का पल है। पेरेंट्स तो बहुत खुश भी हैं और वो लोग भी स्वाभाविक सारे फोन कॉल्स अटेंड कर करके थक भी रहे हैं, पर ये वाला थकान तो सबको खुशी ही देता है।
इनाया की प्रार्थना के इस वीडियो को गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जैसे राजनेता भी सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। सभी की यही कामना है कि ईश्वर भी इस मासूम की अनूठी प्रार्थना को सुने और इसे जीवन में हर तरह की भरपूर खुशियां दे। संजय सिंह राठौर, सूरत, गुड न्यूज टुडे। ऑस्ट्रेलिया में 3 मई को होंगे आम चुनाव। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.9 रही। ऐसे में बैंकॉक समेत कई इलाकों में बड़ी इमारतें ढह गईं, जिसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस आपदा के बाद बैंकॉक में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ब्रिटेन में एक बार फिर से जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए माफी मांगने का मुद्दा उठा। दरअसल वहां विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने अपनी संसद में कहा कि ब्रिटेन सरकार को 1919 के इस हत्याकांड के लिए भारत के लोगों से औपचारिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। बैसाखी के दिन साल 1919 में जनरल डायर ने अमृतसर में मासूम लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। अमेरिका और कनाडा के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ किया है कि अब अमेरिका और कनाडा के पुराने रिश्ते खत्म हो गए हैं। कार्नी ने ओटावा में कैबिनेट की बैठक के बाद ये बयान दिया। वो ट्रंप की ओर से विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाने को अपना पक्ष रख रहे थे। हालांकि कार्नी ने ये भी बताया कि वो अगले 1 से 2 दिनों में ट्रंप से बात कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी दी। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि व्हाइट हाउस में कोई है जो आपसे प्यार करता है। इस मौके पर ट्रंप ने चुनाव में उनकी मदद करने के लिए मुस्लिम समुदाय का शुक्रिया भी अदा किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हजारों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल वो मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलूच की गिरफ्तारी का विरोध कर रही हैं। इतना ही नहीं, इस प्रांत में पाकिस्तान सेना की भी मुश्किल बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अब यहाँ बलूच लड़ाकों का राज चल रहा है। उन्हीं से पूछकर इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी बलूचिस्तान में जा सकती है। दावा है कि महरंग का ISI ने अपहरण किया है। इसको लेकर बलूचिस्तान में काफी गुस्सा है। नोवाक जोकोविच ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ATP मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने रोजर फेडरर का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। रोजर फेडरर ने 2019 में इंडियन वेल्स और मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तब वो 37 साल और 7 महीने के थे, जबकि जोकोविच ने 37 साल और 10 महीने की उम्र में मियामी ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो सकती है। दरअसल 29 मार्च को BCCI की गुवाहाटी में होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। पिछले साल दोनों को BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया था। अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री पर अपनी मुहर लगा चुके हैं। वहीं ईशान ने IPL के अपने पहले मैच में 106 रन की पारी खेलकर वापसी के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। तमिलनाडु सरकार ने इसी साल चेन्नई ई स्पोर्ट्स ग्लोबल चैंपियनशिप कराने की घोषणा की है। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की टीमें हिस्सा लेंगी। तमिलनाडु के यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की पहल पर होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए राज्य सरकार ने 562 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ई स्पोर्ट्स से जुड़े इस टूर्नामेंट में होने वाले खेलों की पूरी जानकारी जल्द जारी की जाएगी। इसी के साथ न्यूज पत्नी मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।